हेलो ऑल, वेलकम बैक। आज हम लोग परचेज कंसिडरेशन को थोड़ा और डिटेल में समझेंगे। हम लोगों ने पुरानी क्लासेस में अपना देखा था कि परचेज कंसिडरेशन को निकालने के मेथड्स हमारे पास दो थे। पहला मेथड था हमारे पास नेट एसेट मेथड, काम चलाऊ मेथड। दूसरा मेथड था हमारे पास नेट पेमेंट मेथड। नेट पेमेंट मेथड हमारा तब अप्लाई होता था जब हमें क्वेश्चन में किसको कितना दिया गया ये मेंशन हो, तब हम नेट पेमेंट मेथड लगाते थे और जिसको जितना मिला उसी को हम लोग स्वैप रेशो बोलते थे। आज के वीडियोस में हम इसी स्वैप रेशो का एक और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और हम लोग ये देखेंगे फर्दर कि अगर मुझे ये स्वैप रेशो ना गिवन हो तो उस केस में मुझे क्या अप्लाई करना है। ओके, सो लेट्स बिगिन। सबसे पहले मुझे ये क्वेश्चन मेरे सामने है। क्वेश्चन को देखेंगे, दो बातें सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई करनी है। ये क्वेश्चन बता रहा है अमेलगमेशन इन नेचर ऑफ परचेज या इन नेचर ऑफ मर्जर, थिंग टू बी आइडेंटिफाइड एट फर्स्ट प्लेस। सेकंड थिंग, पीसी निकालने का कौन सा मेथड अप्लाई होगा, नेट पेमेंट मेथड या नेट एसेट मेथड। सो लेट्स स्टार्ट। Z Limited is absorbed by A Limited. Z Limited is my old company, A Limited is my new company. बैलेंस शीट Z लिमिटेड की मुझे दी गई है। इस बैलेंस शीट में मेरे पास 2000 प्रेफरेंस शेयर है, 100 रुपए के भाव पे फुली पेड अप 2 लाख रुपए। इक्विटी शेयर्स 5000 है, 100 रुपीज ईच फुली पेड अप 5 लाख रुपीज। मुझे कुछ रिजर्व्स एंड सरप्लसेस दिए हुए हैं फॉर 3 लाख रुपीज। नॉन करंट लाइबिलिटीज में मेरे पास 10% डिबेंचर्स की बोरोइंग्स हैं विच अमाउंट्स फॉर रुपीज 2 लाख। करंट लाइबिलिटीज में मेरे पास ट्रेड पेएबल हैं जो कि 1 लाख रुपए के हैं। एसेट्स में मेरे पास नॉन करंट एसेट्स हैं 8 लाख रुपए के और करंट एसेट्स हैं 5 लाख रुपए के, अगेन इट इज 13 लाख। नाउ दिस ए लिमिटेड हैज अग्रीड, ठीक है। अब ए लिमिटेड आपको ये बोल रहा है कि वो इशू करेगा 9% प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ ₹100 ईच इन द रेशियो ऑफ 3 शेयर ऑफ ए लिमिटेड। नई कंपनी अपने 3 शेयर्स इशू करेगी फॉर 4 प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ जेड लिमिटेड। जेड लिमिटेड के 4 प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, जिस शेयर होल्डर के पास 4 शेयर हैं उसको 3 शेयर मिलेंगे ए लिमिटेड में। आगे, टू इशू द डिबेंचर होल्डर्स इन जेड लिमिटेड, पुरानी कंपनी के जो डिबेंचर होल्डर हैं उनको इशू किया जाएगा क्या, 12% mortgage debentures at 96 in lieu of 10% debenture in Z Limited excuse me, which are to be redeemed at a premium of 20%। ये 10% डिबेंचर यानी जो 2 लाख के डिबेंचर्स हैं इनको 20% प्रीमियम देके हमें रिडीम करना है। और कैसे रिडीम होंगे, 12% मॉर्टगेज डिबेंचर दिए जा रहे हैं नई कंपनी के एट ₹96। ओके, इसको देख लेंगे आगे। टू पे ₹20 पर शेयर इन कैश। अब जैसे ही मुझे यहाँ पे दिखाई दिया कि 20 पर शेयर इन कैश दिया जा रहा है, मुझे समझ आ जाना चाहिए कि ये केस नेचर अमेलगमेशन इन नेचर ऑफ मर्जर का नहीं है, क्योंकि मर्जर के केस में हमें याद होना चाहिए कि सिर्फ इक्विटी शेयर होल्डर्स को दिया जाता है सिर्फ इक्विटी शेयर्स, नो कैश इज टू बी पेड। तो हमारा वो कंडीशन ब्रीच हो गया, तो हमें समझ आ गया इट इज नॉट इन द नेचर ऑफ मर्जर बट इट इज क्वेश्चन ऑफ अमेलगमेशन इन नेचर ऑफ परचेज। Excuse me. Now, and to issue 6 equity share of ₹100 each, 6 इक्विटी शेयर 100 रुपए का एक, और किस रेट पे हम दे रहे हैं, मार्केट वैल्यू क्या है अभी उसकी 125 रुपीज, तो हम देंगे एंड टू इशू 6 इक्विटी शेयर्स इन ल्यू ऑफ 5 इक्विटी शेयर्स हेल्ड इन जेड लिमिटेड। जिसके पास 5 थे उसको हम 6 इक्विटी शेयर दे रहे हैं। दीज आर माइंडेड नंबर ऑफ शेयर्स, राइट। ये रुपीज नहीं है। जिसके पास 5 शेयर हैं उसको 6 शेयर मिलेंगे। किस भाव पे मिलेगा, 125 के भाव पे मिल रहा है। दूसरा मुझे बोलता है टू टेक ओवर ट्रेड पेबल्स, हो रहे होंगे ट्रेड पेबल्स टेक ओवर। मुझे क्या करना है, अब आप क्वेश्चन को जरा ध्यान से देखिए, पीसी किस मेथड से कंप्यूट होगी उसको समझते हैं। क्या इक्विटी शेयर्स को जो दिया जाना है वो दिया हुआ है, यस।
क्या प्रेफरेंस शेयर्स को जो दिया जाना है वो दिया हुआ है? यस। डिबेंचर्स क्या मेरी पीसी का पार्ट बनता है? नहीं, उनको कुछ भी दिया जाएगा, वो मेरी लाइबिलिटी डिस्चार्ज होती है, वो मेरे पीसी का पार्ट नहीं बनता है। तो पीसी का पार्ट सिर्फ दो चीजें होती हैं, paid to preference shares and paid to equity shares in whatever form is called as my part of पीसी। डिबेंचर्स को क्या दिया, किस फॉर्म में दिया, मुझे कोई मतलब नहीं है। तो मुझे ये चीज समझ आ गई कि ये मेरा मेथड जो है ये नेट पेमेंट मेथड है। मुझे पेमेंट किन किन को क्या क्या करनी है मुझे दिया हुआ है, इसलिए ये मेरा नेट पेमेंट मेथड है। इस लाइन से हमें कंफ्यूज नहीं होना है। ओके, सो लेट्स बिगिन। फॉर्मेट अगर आपको याद हो तो उसी फॉर्मेट के हिसाब से हम चलेंगे। हमें करना है सॉल्यूशन, कंप्यूटेशन ऑफ, इस क्वेश्चन में हम लोगों को सिर्फ परचेज कंसिडरेशन निकालनी है। कंप्यूटेशन ऑफ परचेज कंसिडरेशन, ठीक है। हम लिखेंगे पेमेंट टू, पेमेंट इन, वर्किंग एंड देन अमाउंट। फर्स्ट, मुझे क्वेश्चन में दिया हुआ है सबसे पहला पेमेंट मुझे किसको करना है, ध्यान से देखिए। मुझे पहला पेमेंट करना है प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को, ठीक हो गया। और जिसके पास पुरानी कंपनी में 4 प्रेफरेंस शेयर्स थे उसको 3 प्रेफरेंस शेयर्स मिलेंगे। यहाँ पे मैं आपको दिखा देती हूँ, जिसके पास, मैं यहाँ पे एक रफ में वर्किंग कर रही हूँ, ठीक है। इसको ध्यान से देखेंगे, जिसके पास यूनिटरी मेथड जो बचपन में हमने पढ़ा था हम उसी को फॉलो करेंगे क्योंकि मुझे वो बहुत सिंपल लगता है और उससे क्लैरिटी भी रहती है। जिसके पास 4 प्रेफरेंस शेयर्स थे उसको मिले 3 शेयर्स ऑफ न्यू कंपनी, ठीक है। तो हमारी पुरानी कंपनी में कितने प्रेफरेंस शेयर्स थे, 2000। तो जिसके पास 2000 प्रेफरेंस शेयर्स होंगे, सॉरी 2000 प्रेफरेंस शेयर्स होंगे, उसको कितने मिलेंगे, 3/4 इंटू 2000। और व्हाट इज माई इशू प्राइस, ये आ गई मेरी स्वैप रेशो, ठीक हो गया। और मेरा इशू प्राइस क्या रहेगा, देखेंगे क्वेश्चन में मुझे बोल रहा है 100 रुपए का एक, ठीक हो गया। 9% प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ ₹100 ईच इंटू 100। ओके, शैल वी सॉल्व इट? यस, लेट्स बिगिन। तो हम यहाँ लिखेंगे पेमेंट टू, मेरे 7% प्रेफरेंस शेयर्स थे, पेमेंट टू 7% प्रेफरेंस शेयर्स इन 9% प्रेफरेंस शेयर्स वर्किंग में मैं दिखाऊंगी। जिसके पास 4 शेयर्स थे उसको 3 शेयर, 2000 मेरा टोटल शेयर और 100 रुपीज इज माई इशू प्राइस। तो इसको सॉल्व कर लेंगे, 5 1500 एंड 2 मोर zeros। ओके, तो 1.5 लाख रुपए मेरा ये आ गया। सेकंड नंबर पे मैंने बोला मैंने किन को दिया है, क्या डिबेंचर होल्डर को दिया हुआ मेरे पीसी का पार्ट बनेगा, एब्सोल्युटली नॉट। ये मेरे पीसी का पार्ट बनेगा क्योंकि इक्विटी शेयर होल्डर्स को पेमेंट है, ठीक हो गया। तो इसमें सबसे पहले मैंने इक्विटी शेयर होल्डर्स को दिया, पेड टू, पेमेंट टू इक्विटी शेयर होल्डर्स, व्हाट, आई हैव पेड देम कैश। और मेरे इक्विटी शेयर होल्डर्स थे कितने, 5000 इक्विटी शेयर होल्डर्स थे मेरे पास। 5000 इक्विटी शेयर होल्डर्स को मैंने 20 रुपए के हिसाब से कैश दिया। तो एक तो ये मेरी पेमेंट हो गई, तो 1 लाख रुपीज ये आ गया। और मैंने इक्विटी शेयर होल्डर्स को ही क्या दिया है, हमने इक्विटी शेयर्स दिए हैं, ठीक हो गया। अब ये इक्विटी शेयर्स की पेमेंट कैसे करी है जरा ध्यान से देखेंगे। मैंने दिया है 6 इक्विटी शेयर ऑफ ₹100 ईच एट अ मार्केट वैल्यू ऑफ 125। मतलब मार्केट वैल्यू इस टाइम पे 125 रुपए की है। तो कहने का मतलब क्या हो गया, दिस इज माई इशू प्राइस इन व्यू ऑफ 5 इक्विटी शेयर्स। अगेन इसको थोड़ा सा वैसे ही यूनिटरी मेथड के थ्रू समझेंगे। जिसके पास 5 इक्विटी शेयर्स थे ओल्ड कंपनी के, उसको मिल रहे हैं 6 शेयर्स ऑफ न्यू कंपनी। तो जिसके पास 5000 इक्विटी शेयर्स थे उसको कितने मिलेंगे, 6 डिवाइडेड बाय 5 इंटू 5000
into 125 is my issue price. 6 divided by 5 into 5000 into 125. Now please calculate this. How much is this? This comes out to be 7,50,000. तो ये आ गई मेरी टोटल परचेज कंसिडरेशन. डज दिस मेक सेंस? ठीक हो गया. तो 10 लाख रुपीस की मेरी परचेज कंसिडरेशन आ गई. तो ये हो गया मेरा पहला पार्ट सॉल्व, जहां पे मेरे को आपको बताना था कि क्वेश्चन देखते ही आपने दो चीजों को आइडेंटिफाई करना है कि ये क्वेश्चन इन द नेचर ऑफ अमेलगमेशन, इन नेचर ऑफ मर्जर है या परचेज है, वो हमने आइडेंटिफाई करा. दूसरा, अमेलगमेशन में पीसी में कौन सा मेथड अप्लाई होगा. तो स्वैप रेशो गिवन थी, मुझे पता था कितने शेयर्स के बदले में कितने शेयर्स दिए जा रहे हैं, तो मेरा क्वेश्चन थोड़ा सा आसान हो जाता है. अब हम आगे चलते हैं, देखते हैं अगर मुझे क्वेश्चन में परचेज कंसिडरेशन में निकालने के लिए स्वैप रेशो ना दी गई हो. सो नेट पेमेंट मेथड ही है, मतलब दिमाग में ये डालना है कि नेट पेमेंट मेथड में मुझे प्रेफरेंस शेयर्स को भी पे करना है, मुझे इक्विटी शेयर्स को भी पे करना है, और उन दोनों के पेमेंट में कैसे कैसे पे किया जाएगा मुझे ये पता चल चुका है नेट पेमेंट मेथड ही परचेज कंसिडरेशन का. लेकिन मुझे स्वैप रेशो नहीं दी हुई, मुझे नहीं पता कितने शेयर्स के बदले में कितने शेयर्स दिए गए हैं. तो इस केस में हम लोग यूज करते हैं इंट्रिंसिक वैल्यू. नाउ मैम, व्हाट इज दिस इंट्रिंसिक वैल्यू? यू मस्ट आस्क दिस क्वेश्चन. अब इंट्रिंसिक वैल्यू वो वैल्यू होती है कि मान लिया जाए कंपनी आज ही लिक्विडेट अगर हो गई, अगर कंपनी आज ही लिक्विडेट हो गई तो हर शेयर होल्डर को कितना पैसा मिलेगा उसके एक शेयर के बदले में, वो होता है इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ ईच शेयर. मतलब असली में उस शेयर की असलियत वैल्यू क्या थी, उसकी असली वैल्यू कितनी थी, मार्केट में कितना बिक रहा है. देखो, मार्केट में जो रेट डिसाइड होता है शेयर्स का, वो डिमांड और सप्लाई फोर्सेस के बेसिस पे होता है. लेकिन अगर मेरा जो मेरे को एक्चुअल प्राइस पता करना है कि मेरे औकात क्या है मेरे शेयर की, तो वो मैं कह सकती हूँ एक तरीके से इंट्रिंसिक वैल्यू होती है. ठीक है. तो ये निकलती कैसे है? या तो क्वेश्चन में मुझे इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ ईच शेयर दिया होगा, और अगर मुझे ईच शेयर नहीं दिया हुआ तो उस केस में क्या करेंगे देखेंगे. इंट्रिंसिक वैल्यू इफ गिवन इन द क्वेश्चन, भैया चुपचाप से यूज करो, नॉर पीसी निकालो, बात खत्म करो. अगेन उसमें भी जो स्वैप रेशो तो लगेगी, लेकिन वो एक्चुअल स्वैप रेशो नहीं है, उसको हम बोलेंगे डीम्ड स्वैप रेशो. क्यों डीम्ड स्वैप रेशो? भाई शेयर्स के बदले शेयर की रेशो तो नहीं है ना, वो रेशो है इतने रुपए के बदले में आपको इतने रुपए के शेयर्स दिए जा रहे हैं. अब इसमें थोड़ा सा दिमाग लगेगा. अगर मुझे स्वैप रेशो गिवन है, मतलब डीम्ड स्वैप रेशो, इंट्रिंसिक वैल्यू गिवन है, उसको लगा लेंगे. अगर मुझे इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं दी हुई तो उस केस में क्या करेंगे, इंट्रिंसिक वैल्यू निकालेंगे. इक्विटी शेयर होल्डर्स का क्या है इस कंपनी में? ठीक है, वैसे तो बोलते बेटा सब तुम्हारा सब तुम्हारा, लेकिन क्या तुम्हारा? उन बेचारों को एसेट्स जितनी भी कंपनी की है उसमें से सारी लाइबिलिटीज, सारी लाइबिलिटीज मतलब डिबेंचर्स हैं, लोन्स हैं, सेंट्री क्रेडिटर्स हैं, व्हाट एवर इज द लाइबिलिटी, लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म, वो माइनस कर दो. प्रेफरेंस शेयर वालों को जो देना है वो माइनस कर दो. इसके अंदर जितने भी डिविडेंड टाइप की चीजें हैं वो सब आप हटा दोगे. अब जो बचेगा वो हुआ इक्विटी शेयर होल्डर्स का मालिकाना हक. वो अमाउंट जो निकल के आएगा उसको नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से डिवाइड करने पर कितना अमाउंट निकल के आया, उसको डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स अवेलेबल इन द कंपनी, ये होगी मेरी इंट्रिंसिक वैल्यू. इसको हम लोग एक और क्वेश्चन में देखेंगे, वो क्वेश्चन हम लोग आपको नेक्स्ट लेक्चर में सिखाएंगे. अभी तक के लिए इतना दिमाग में रखिए, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में. थैंक यू.